एक गांव में गरीब जगदीश अपने बूढ़े बाप और एक छोटे भाई रमन के साथ रहता था। दरअसल जगदीश के पिताजी अब काम धंधा नहीं कर पाते थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर आ गई थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने छोटे भाई रमन को पढ़ाता था। रमन पढ़ लिख के अब अफसर बन चुका था। एक दिन रमन अपने भाई और पिता से कहता है, सुनिए आप लोग, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मैं अफसर बन गया हूँ। मेरे से बड़े बड़े लोग मिलने जुलने आते रहते हैं। इस घर में मैं तो किसी बड़े आदमी को बुला भी नहीं सकता। मैं आज तक सबसे बाहर ही मिलते आया हूँ। अब मैं और लोगों को नहीं टाल सकता। तो बेटा ऐसा करो, एक बढ़िया सा मकान खरीद लो और वहीं हम तीनों रह लेंगे। तुम्हारा मिलना जुलना भी हो जाएगा सभी लोगों से और हम लोग को थोड़ा राहत भी मिल जाएगा अच्छे घर में रह के। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन अभी मेरी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जिससे मैं बड़ा सा मकान खरीद सकूं। किसी तरह इधर उधर करके मैं एक छोटा सा अपने रहने जितना सा मकान खरीद पाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इधर उधर क्यों करेगा? हम लोग के पास कुछ पैसे हैं, वो ले लो और अपने रहने जितना एक घर का इंतजाम कर लो। और जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाए तब एक बड़ा सा बढ़िया मकान खरीद लेना, फिर हम लोग तीनों उसी में रहेंगे। ठीक है पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। बड़ा भाई जगदीश और रमन एक घर की तलाश करने गांव में चले जाते हैं। और उन लोग को संयोग से एक अच्छा सा घर मिल भी जाता है। तब जगदीश रमन से बोलता है, भाई रमन, अच्छे से काम करना और जल्दी से जल्दी एक घर का इंतजाम भी कर लेना। ठीक है भैया, मैं इस बात का ख्याल हमेशा रखूंगा और आप भी पिताजी का ख्याल रखना। मैं आप लोग के साथ हूँ, बस आप मुझे एक बार याद कर लेना। ठीक है रमन, अगर ऐसी कोई अचानक विपत्ति आन पड़ी तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। अब मैं चलता हूँ, पिताजी भी परेशान हो रहे होंगे। और जगदीश रमन को समझा बुझा कर घर निकल पड़ता है। ऐसा ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जगदीश के पिता जगदीश से बोलते हैं, अरे बेटा जगदीश, अब मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तू तो रोज काम करने चला जाता है और मुझे इस घर में अकेले ही रहना पड़ जाता है। तुम्हें तो पता ही है अब मेरा शरीर का हाल कैसा हो गया है। अब मेरे से खुद का देखभाल नहीं किया जाता और मुझे कभी कभी तो बुखार भी आ जाया करता है। बेटा अगर मुझे किसी तरह से कुछ हो गया तो तुम तो बिल्कुल ही अकेले पड़ जाओगे। तो अब मैं क्या करूं पिताजी? काम में ना जाऊं तो घर भी नहीं चल पाएगा। बेटा तू कुछ मत कर, बस मेरी एक बात मान ले। तू अपना घर बसा ले किसी अच्छी से लड़की के साथ। ऐसे में मुझे भी घर में किसी का सहारा मिल जाएगा। जब से रमन गया है घर एकदम खाली खाली सा हो गया है। अगर घर में बहू आ जाएगी तो घर एक बार फिर से खिल उठेगा। मेरे पोता पोती होंगे और मैं भी खुश रहने लगूंगा। ठीक है पिताजी, आपको जो सही लगे वो करो। आज तक मैंने आपका कोई भी बात टाला है क्या? मैं जा रहा हूँ काम पे, वैसे भी बहुत देर हो गई है, मालिक गुस्सा हो रहे होंगे। इतना बोलकर जगदीश काम करने के लिए निकल जाता है। कुछ दिन में जगदीश का सुमित्रा नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है, जिससे जगदीश के घर एक बेटे का जन्म होता है। वो अपने छोटे से बेटे का नाम अमर रखते हैं। सुमित्रा,
मैं क्या करूं? मालिक इस बार तनख्वाह देने से एकदम ही मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि इस महीने का तनख्वाह मैं अगले महीने ही दे दूंगा। अब तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा, इस महीने का राशन पानी मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा। आप क्या बोले जा रहे हो? आपको तो पता है ना, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं कितना दिन से सोच रही थी कि इस महीने की तनख्वाह से पूरे महीने का राशन ले आती और अमर की एक अच्छी खासी स्कूल देकर दाखिला करवा देती, साथ साथ कुछ महीने का फीस भी दे आती। देखो सुमित्रा, मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। एक तो मालिक के यहाँ बैल बकरी जैसा दिन रात काम करो और जब तनख्वाह मांगो तब वो हमें ही उल्टा जवाब दे देता है, और ऊपर से इधर घर में इतनी सारी समस्याएं चल रही है। ऐसी परिस्थिति में अब काम भी नहीं छोड़ सकते। क्या पता काम छोड़ने के बाद और कहीं काम मिले भी ना। देखो जी, आप ज़्यादा परेशान ना हो। मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ काम धंधा कर लूँ, जिससे घर में थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। और ऊपर से अमर भी बड़ा हो गया है, उसके स्कूल और ट्यूशन के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, तभी तो वे अच्छे से पढ़ लिख पाएगा। नहीं तो उसे भी हम लोग जैसी कठिनाइयों से आगे चलकर गुजरना पड़ेगा। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ सुमित्रा, तुम भी ज्यादा परेशान ना हो। मैं एक बार फिर मालिक से अनुरोध करके देखूंगा, क्या पता वो मान जाए और इस महीने की तनख्वाह दे दे। फिर जगदीश मालिक के घर पैसे लेने के लिए निकल पड़ता है। और वो मालिक से बोलता है, मालिक, मेरे घर में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। एकदम घर में राशन पानी नहीं है और मेरा बेटा भी अब बड़ा हो चला है। उसका किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला भी करवाना है, तो कृपया आप मुझे इस महीने का तनख्वाह दे दीजिए। अरे, घर की परेशानी किसके ऊपर नहीं होती है। मेरे घर में भी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। तुम्हें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस महीने के पैसे अगले महीने ही मिलेंगे, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। बार बार एक ही बात से तंग नहीं आते हो क्या? चुपचाप तुम काम पे ध्यान दो। तुम्हारे पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा नुकसान जरूर हो रहा है। मालिक, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं इस काम के अलावा कुछ काम नहीं करता। मेरा सारा घर बार इसी काम पे आश्रित है। इसके अलावा और कोई आय का जरिया नहीं है मेरे पास। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे जैसे जैसे और भी मजदूर हैं मेरे पास। सबके सब अगर ऐसा करने लगे तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। मुझे और परेशान ना कर, तू यहाँ से चला जा और चुपचाप कल जल्दी से काम में चले आना। फसलों की कटाई करनी है, नहीं तो मुझे फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। बेचारा जगदीश मालिक से डांट सुनकर घर चला जाता है। उधर जगदीश की पत्नी इसका प्रतीक्षा कर रही थी कि जगदीश कब घर आएगा, और उधर से जगदीश भी घर पहुंच ही जाता है। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? आपके मालिक ने आपको पैसे दिए कि नहीं? कैसे समझाओ सुमित्रा, मालिक ने पैसे देने से मना ही कर दिया है। मैंने घर की एक एक परेशानियां सुनाई, लेकिन वो खड़ूस मालिक मेरा एक भी नहीं सुना। वो अगले महीने ही तनख्वाह देना चाह रहा है। हे भगवान, ऐसे काम करने का क्या फायदा जो बुरे वक्त में काम ही ना आए। आप ऐसे करो, उस मालिक के यहाँ काम छोड़ दो और कहीं दूसरे के यहाँ काम कर लो, और कल ही जाके उस मालिक से सारा हिसाब किताब करवा लो। उस पैसे से इस महीने का किसी तरह गुजारा कर लेंगे। तुम ठीक बोल रही हो सुमित्रा, मैं भी इस काम को कब से छोड़ना ही चाह रहा था। मैं कल ही जाके सारे पैसों का हिसाब किताब करा आता हूँ। उसके बाद मैं एक बढ़िया सा काम ढूंढूंगा जिसमें ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े और कुछ ज़्यादा पैसे भी मिल जाए।
ये मालिक मुझे गधों की जैसे काम करवाता है, जिसके वजह से कभी कभी मेरा शरीर भी जवाब देने लगता है। अगले दिन जगदीश मालिक के घर पहुंच जाता है और मालिक से बोलता है, मालिक, अब मेरे से मजदूरी नहीं हो पाएगा। मेरा शरीर अब जवाब देने लगा है, इसीलिए मैं अब से ये काम छोड़ना चाहता हूँ। तो आप मेरा हिसाब साफ साफ कर दो। अरे जगदीश, तुम ठीक तो हो ना? किस हिसाब की बात कर रहे हो? मालिक, मैं अपना मजदूरी का हिसाब का बात कर रहा हूँ। पिछले महीने का 10 दिन का मजदूरी और इस महीने का पूरा मजदूरी। अब मैं ये काम को छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब तुम 40 दिन की मजदूरी लेने आए हो। तुम्हें ये मजदूरी का पैसा तभी मिलेगा जब तुम मेरे यहाँ एक और महीना काम करोगे। लगता है तुम भूल गए हो, जब तुम काम के लिए आए थे उसी समय हम बता दिए थे बीच में काम छोड़ोगे तो और 1 महीना काम करना पड़ेगा, तभी बकाया पैसा मिलेगा। कुछ याद आया भुलक्कड़ कहीं का? हाँ मालिक, मुझे सारी शर्तें याद हैं, लेकिन आप तो जानते ही हो मैं कितनी मेहनत से काम करता हूँ। तो मैं इसमें भला क्या करूँ? तुम्हें मैं इसके बदले पैसे देता हूँ तो काम करोगे ही ना। और तुम क्या कोई भी पैसे के बदले मेहनत से ही काम करता है? तुम यहाँ कोई नई नहीं हो जो पहली बार कर रहे हो। मालिक जगदीश को उल्टा सीधा सुना देता है। तब जगदीश चुपचाप वहां से मुंह लटका के चल पड़ता है। वो ऐसे ही उदास होके घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसका पुराना दोस्त रामलाल मिल जाता है। अरे भाई जगदीश, कैसे हो? क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कोई परेशानी है क्या? रामलाल भाई, अब तुमसे क्या छुपाना। मैं अपने मालिक के घर गया था अपना हिसाब किताब करवाने, और उस खड़ूस आदमी से तुम तो वाकिफ ही हो। वो कभी एक साथ पूरे महीने की मजदूरी नहीं देता, आधा आधा करके देता है ताकि बीच में कोई उसका काम छोड़ ना सके। और तुम ही बताओ, इस महंगाई के समय में आधे पैसे में कैसे गुजारा हो पाएगा? बस यही सब बातें मुझे परेशान किए जा रही है। अरे मेरे भाई, तो तुम उस काम को छोड़ के ऐसा काम क्यों नहीं पकड़ लेते जिससे तुम्हें रोज पैसा मिल पाए, जिससे तुम भी परेशान ना हो और तुम्हारा घर भी अच्छा से चले। अच्छा ठीक है, इस बात पर सोच विचार करना तुम। मैं अभी चलता हूँ, कुछ काम बाकी है, उसे जल्द ही पूरा करना है। इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। तब जगदीश सोचने लगता है, रामलाल बिल्कुल सही कह रहा था। अगर मुझे ऐसा काम मिल जाए जिसमें रोज पैसे आए तो मैं अमर को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकता हूँ और घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभाल सकता हूँ। ये सोचते सोचते जगदीश कब घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मैं आपका इंतजार कर रही थी पिताजी, आपको कब से ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जाइए उनसे मिल लीजिए। जगदीश पिता के पास जाता है। तब पिताजी उससे कहते हैं, बेटा तुम इतना परेशानी का सामना क्यों कर रहे हो? एक बार मुझसे तो मिल लेते, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता। ऐसा करो, तुम अपने छोटे भाई रमन के पास चले जाओ और उससे कुछ पैसे उधार ले लेना। वो तो तेरे लिए इतना कर ही सकता है। तुमने जो उसे अपनी मेहनत से पढ़ा लिखा के अफसर बना दिया है। लेकिन पिताजी, मैं बड़े भाई होके अपने छोटे भाई से कैसे उधार ले सकता हूँ? गांव वालों को इस बात का पता चलेगा तो हमारी पूरी तरह से बेइज्जती हो जाएगी। कुछ बेइज्जती नहीं होगा, वो इतना कमा रहा है, सारा तो तुम्हारा ही देन है ना। तू चुपचाप कल रमन के पास चला जा और उसे अपनी सारी की सारी परेशानी बता, वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा। अगले ही दिन जगदीश अपने भाई रमन के पास चल पड़ता है। और वहां पहुंचते ही उसका भाई रमन उससे बोलता है,
भैया तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको तो मैंने पहले ही बोला था ना कि अब मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है। और आप हो कि बिना बोले घर आ गए हो। कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन के आते, यही पुराने कपड़ों में आए हो। अगर आपको कोई इस हाल में देख लेगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। रमन, तू तो जानता ही है मैं मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया हूँ और आज भी वही मजदूरी से घर चला रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मेरे दिन बुरे कट रहे हैं। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है भाई, तू भी मेरा कुछ मदद कर दे। तुम एक मजदूर हो और तुम्हें हर रोज कुछ न कुछ नई परेशानी आती रहेगी। अगर मैं तुम्हें इस बार पैसे दे दिया तो तुम फिर से मुंह उठाकर अगले बार चले आओगे। भाई रमन, तू ये कैसी बातें कर रहा है? थोड़ा शुभ शुभ बोला कर। कुछ ना सही लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कम से कम बड़े भाई का लाज तो रख ले। क्या तुम और मेरा बड़ा भाई? तूने मेरा कौन सा लाज रखा है? शादी कर लिया, एक बेटा भी हो गया, तब मेरा याद नहीं आया? अभी बड़ा चले आए वो रिश्ता बताने। भाई रमन, तू बात को समझ। परिस्थितियाँ कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। पिताजी बार बार बीमार हो रहे थे। ये सब इतना जल्द हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, और तुम मुझे बहाना मत सुनाओ। जाओ यहाँ से जल्दी, मैं पैसा वैसा नहीं देने वाला और कुछ देर रुके तो बेइज्जत करके निकाल दूंगा। इसीलिए अपना भी इज्जत बचाओ और मेरा भी रहने दो और चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। जिस भाई को वो शरीर तोड़ मेहनत करके अफसर बनाया, आज उसी ने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। ये सोचते सोचते जगदीश कब जंगल में पहुंच जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता। अब शाम होने को थी, तभी उसे जंगल में एक घर दिखाई पड़ता है और वो घर में जाके आवाज लगाता है। अरे सुनो, घर में कोई है क्या? मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। तभी घर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है। दरअसल चाचा जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे जाना कहीं और था, लेकिन पता नहीं मैं इस घने जंगल में कैसे आ गया। अगर आप मुझे रास्ता बता दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर में सभी परेशान हो रहे होंगे। अरे अजनबी, मैं तो तुम्हें रास्ता बता दूंगा, लेकिन ये जंगल खतरों से भरा पड़ा है और सफर भी लंबा है। अगर तुम अभी जाओगे तो घर नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम आज रात मेरे ही घर रुक जाओ और सुबह होते ही तुम चले जाना। तब जगदीश सोचता है, ये बूढ़ा आदमी इस घने जंगल में अकेले कैसे रहता होगा? ये कोई भूत परी तो नहीं? मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं? लेकिन अभी मैं कहीं निकल भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, मैं आज रात इसी के घर रुक जाता हूँ, जो होगा देख लेंगे। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अरे क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोचे जा रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने घर परिवार के बारे सोच रहा था। इतना मत सोचो बेटा, अंदर चलो। जगदीश उसके साथ अंदर चला जाता है। बूढ़ा आदमी जगदीश को पानी की एक गिलास देता है और उससे बोलता है, बेटा, मैं इस अपने उम्र से इतना तो जरूर सीखा है कि कोई भी घर आए तो उसे पानी के लिए जरूर पूछना चाहिए। इसमें किसी का नुकसान भी नहीं होता और प्यासे की मदद भी हो जाती है। वैसे बेटा, तुम क्या काम करते हो? क्या बताऊं चाचा, मैं एक मजदूर हूँ। दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपना घर बार चलाता हूँ, लेकिन मेरा मालिक कभी भी समय से पैसे नहीं देता। इसी कारण से मैं अपने भाई के पास मदद के लिए गया था। जगदीश उसे सारी बातें बता देता है और फिर बूढ़ा आदमी से कहता है, बाबा, आप इस घने जंगल में अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? अरे बेटा, डर कहाँ और किसे नहीं लगता है। मुझे भी डर और नहीं लगता, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। दरअसल बात ऐसा है कि मैं एक जिन हूँ और ये एक जादुई जंगल है।
ये जंगल सिर्फ ईमानदार और दयालु लोगों को ही दिखाई देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने असली रूप में आ जाता है और जगदीश को एक थैला भर सोने का असरफियां देता है और जगदीश से कहता है, इस धन से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम दूसरों का भी मदद कर पाओगे। जगदीश वो सोने वाली थैली लेकर घर आ जाता है। जगदीश को देख उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। बेटा जगदीश, तू घर आ गया। रमन कैसा है? वो तुम्हें पैसे दे दिया क्या? पिताजी, वो मुझे पैसे देने के बजाय उल्टा सीधा सुनाने लगा। वो बोलने लगा, तुम एक मजदूर हो, मेरे घर ऐसे नहीं आ सकते हो। मेरे घर बड़े बड़े अफसर आते जाते रहते हैं, तुझे देख मेरा इज्जत का कचरा हो जाएगा। ये तू क्या बोल रहा है जगदीश? रमन पैसों के नशे में इतना चूर हो गया है कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। जाने दे बेटा, कर्मा एक दिन सबका हिसाब लेता है। जगदीश रास्ते में घटी सारी बातें पिता को बताता है और कुछ दिन बाद एक बढ़िया सा घर खरीद लेता है और उसमें सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर रमन की भी किसी कारण से नौकरी चली जाती है और वो गरीब हो जाता है।